कहानी। टेल्स ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियाँ। पांचवी कहानी, कौवे और उल्लू। बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौओं की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौओं का राजा मेघवर्ण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौओं को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौओं से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वो भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने कौओं की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे कौओं, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमणों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरे में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने सयाने और बुद्धिमान कौओं से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। वो जो शर्तें रखें हम स्वीकार करें। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या तुक है। बहुत से कौओं ने कां कां करके विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सयाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौओं में सबसे चतुर और बुद्धिमान स्थिर जीवी नामक कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा, महाशय, आप चुप हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिर जीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति? जरा साफ साफ बताइए स्थिर जीवी, राजा ने कहा। स्थिर जीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका, ये आप क्या कह रहे हैं स्थिर जीवी? स्थिर जीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौओं को लेकर ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढहाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिर जीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है? मेघवर्ण चीख उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिर जीवी को जोरदार झापड़ मारकर तने से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिर जीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी। परंतु वहां एक भी कौवा नहीं मिला। मिलता भी कैसे?
योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर कूच कर गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका। कौवे हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजार थू। सारे उल्लू हू हू की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा स्थिर जीवी कौवा ये सब देख रहा था। स्थिर जीवी ने ਕਾਂ ਕਾਂ की आवाज निकाली। उसे देखकर जा इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाने के बराबर है।